हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो सीईटी की 2027 की तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना कि एग्जैक्टली इस पेपर के अंदर क्या पूछा जाता है, किस यूनिट से किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस का एक सीरीज जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लोग लेकर के आएंगे, ताकि कम समय में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे विद एनालिसिस एंड विद एग्जामिनेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिले। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति एंड वेलकम टू द सीईटी पीजी अंडर 24/7 चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी तो पूरी लास्ट तक देखना। लास्ट में मैंने पूरी वीडियो का एनालिसिस भी बताया है कि कौन सी यूनिट डोमिनेट कर रही है, किस यूनिट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, प्लस हम सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप इन सभी बच्चों की तरह 2025 में जो हमारे स्टूडेंट जेएनयू और डीयू में गए हैं और 2026 में जो बहुत बढ़िया स्कोरर्स हैं, ऑब्वियसली ये सभी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 6 आरू शुक्ला जो हमारे बैच की थी। अगर आप भी हमारे साथ 2027 में जुड़ना चाहते हैं तो भाई देरी मत करिएगा, फटाफट से जो है नीव 2.0 को ज्वाइन कर लो, जो कि लेटेस्ट बैच है। आप महापैक को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में से किसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर दें, या फिर आप इस ईमेल आईडी के ऊपर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें, swati.yadav@adda24/7.com। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल व्हाट वाज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी। यहाँ पे मैं आपको कुछ 5 से 10 सेकंड बस दूंगी, और जितना छोटा सवाल होगा उतना कम समय मिलेगा, ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करो और फिर आंसर को सोचो। जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती चलूंगी, मैं यहाँ पे ज्यादा समय आपको नहीं दूंगी, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो होगा तो आप उसे स्टॉप करके पहले आंसर खुद देंगे, तब आप मेरा आंसर सुनेंगे, ताकि लास्ट में आपका जो भी स्कोर है वो आप फाइनल कमेंट करके जाएंगे कि व्हाट वाज योर टोटल स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा अकॉर्डिंग टू अरिस्टोक्रेटिस सबसे परवर्टेड फॉर्म कौन सा था। तो आपको याद हो तो अरस्तु ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करी थी, राइट। तो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उसने 6 तरीके से डिवाइड किया था, जिसमें 3 प्योर थे और 3 आपके करप्टेड फॉर्म थे। तो अगर हम इसमें करप्टेड की बात करें तो ओलिगार्की करप्टेड है। किसका करप्टेड है? एरिस्टोक्रेसी का। ठीक है, टायरनी किसका करप्टेड है? मोनार्की का। और डेमोक्रेसी किसका करप्टेड है? पॉलिटी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओलिगार्की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ नेशनलिज्म वाज एडवोकेटेड बाय मजीनी। तो मजीनी ने कौन से टाइप ऑफ जो है नेशनलिज्म के बारे में बात करी थी। तो जब ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उस समय पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी बिटवीन द कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म एंड लिबरल नेशनलिज्म, लेकिन जो फाइनल आंसर की में आंसर माना गया है बाय एनटीए, दैट इज लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स बिलीव दैट सत्य इज द एसेंस ऑफ धर्म, यानी कि सच्चाई जो है, सत्य की राह पे चलना जो है वो धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस होता है। तो ये हम सबको पता है, बाकी मैं चाहूंगी आप अपनी तरफ से भी आंसर पहले गेस करें तब आप मेरा आंसर सुने। द राइट आंसर इज एम के गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी से हर बार पेपर में सवाल आता है, किसी भी सवाल तरीके को बदल के पूछ लिया जाता है। तो मेरा जो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने का एम है वो आंसर्स बताना नहीं है, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। हमारी जो मेन फोकस होने वाली है वो होने वाली है हमारी 2027 की तैयारी कैसे करनी है, उसमें किस किस प्रकार का सवाल आ सकता है। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड आपके पास जो है बुक्स पता होनी चाहिए, आपको उनके आश्रम्स पता होने चाहिए, आपको उनके द्वारा किए गए मूवमेंट्स पता होने चाहिए, जो भी उन्होंने आंदोलन करे हैं। ठीक है, उसके अलावा महात्मा गांधी जी ने जो पैक्ट साइन करे हैं, फॉर एग्जाम्पल पूना पैक्ट विद अम्बेडकर जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट किताबें उनके ईयर्स भी पता होने चाहिए, इंक्लूडिंग हिज बायोग्राफी विच इज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अगला प्रश्न आता है हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। यहाँ पे कुछ थ्योरीज और मॉडल्स दिए हैं, आपको उनके ऑथर्स या फिर थिंकर्स के साथ मैच करना है। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगी आप एक छोटा सा पॉज लें आप एक छोटा सा पॉज लें और उसके बाद आंसर्स को थोड़ा सा गेस करें। वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर आता होता तो आपका पूरा जो सवाल है यहाँ पे आराम से बन जाता। अगर आपको पता होता कि इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो दिया है चार्ल्स लिंडबॉम ने, तो सी का सेकंड कहाँ पर है? सी का सेकंड सिर्फ एक जगह है। आंसर बहुत प्यार के साथ हमें मिल गया। ग्रुप थ्योरी दी है और लेटमैन ने। रैशनल मॉडल अगर आपको पता हो तो हर्बर्ट साइमन ने दिया है। उसके अलावा सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन ने दी है। तो इसका मतलब है कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं और अप्रोचेस और मॉडल से ही ज्यादा सवाल आते हैं।
ग्रुप थ्योरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप थ्योरी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और जो गवर्नमेंट को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है, जिनके बीच में कंपटीशन रहता है, पॉलिसी उसके हित में बन जाती है। दूसरा है रैशनल मॉडल, जिसमें हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि हमारे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होते हैं वो बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर काम करते हैं, यानी कि उनके पास कई सारी बंदिशें होती हैं, उनके पास कॉस्ट की बंदिश होती है, उनके पास रिसोर्सेज की बंदिशें होती हैं, टाइम लिमिट होता है। सो इसकी वजह से वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज नहीं कर पाते, वो जो ऑप्टिमल होता है उसको चूज कर पाते हैं, जो कम समय में कम लागत में और अच्छा इफेक्टिव होगा। उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल में चार्ल्स फिनबॉम कहते हैं कि जो नीतियां आती है नई नई, वो पुराने वाले के अंदर ही छुटमुट चेंजेस करके नई वाली गवर्नमेंट उनको अप्लाई कर देती है, विच इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंटल मॉडल। सिस्टम अप्रोच आपको पता ही है, डेविड ईस्टर के अंदर उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट के पास हमारा डिमांड एंड सपोर्ट जाते हैं, एंड देन गवर्नमेंट जो है हमारी डिमांड्स के ऊपर पॉलिसीज बनाती है, और पॉलिसीज के ऊपर हम फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट को। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन्होंने बताया था, प्लस ही इज ऑल्सो अ फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल साइंस रिसर्च मेथड इन सीकिंग टू एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक आउटकम। यानी कि आपसे एक मेथोडोलॉजी पूछ रखी है, जिसके अंदर आपसे एक मेथोडोलॉजी पूछ रखी है जिसके अंदर हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल साइंस रिसर्च दोनों को ऐड करके स्टडी की जाती है। सो आंसर है आपका एनालिटिकल नैरेटिव। तो ये एक अलग प्रकार का नया सवाल था, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एनालिटिकल नैरेटिव बताता है कि दो प्रकार की नई नई अप्रोचों को आपस में जोड़कर उनका यूज करना, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है ये, जो कि एक फ्रेमवर्क है जो पुराने हिस्टोरिकल रिसर्च टेक्निक को नए जमाने के एनालिटिकल पॉलिटिकल साइंस मेथड के साथ आपस में जोड़ करके चीजों की स्टडी करता है। ठीक है, जैसे कि बाय एम्बेडिंग एक्सप्लिसिट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक बिहेवियरल मॉडल डायरेक्टली इनटू द ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल केसेस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी का ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास इन अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य से हर साल क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, मतलब अभी तक कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा हार्डली है जब से आपका ये वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पार्ट ए हट गया है, बी आ रहा है, क्योंकि इससे पहले एक जमाने पे क्वेश्चन 50 पे आया करते थे, पार्ट ए भी हुआ करता था। सो दैट इज अ डिफरेंट फैक्ट। उसके अलावा जो भी हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर कौटिल्य का है। तो कौटिल्य की एक दो तो थ्योरी है, सारी की सारी कर लेना। एक आपकी साप्तांग थ्योरी है, जिससे अभी लास्ट क्वेश्चन भी आया था। उसके अलावा आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जिसे षड्गुण्य नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक मंडला थ्योरी है, जो कि फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट है। मंडला थ्योरी के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन दुश्मन होता है, कौन अरी होता है, कौन मित्र होता है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपके यहाँ पे 6 तरीके के उसने तरीके बताए हैं कि देर आर 6 वेज टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ नेशंस, जिसमें आपको बताना है कि इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि द्वैधा, विग्रह, आसना, ये तीनों है, दाना नहीं है। ठीक है, तो दाना का मतलब होता है यहाँ पे आर्मी से। तो उसके अलावा द्वैधा, वैग्रह, आसना के अलावा संधि है। तो ये 6 के 6 जो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, विग्रह, याना, आसना, समश्रय एंड द्वैध भाव। सो इन हिज क्लासिकल अर्थशास्त्र कौटिल्य ने आउटलाइन करी है षड्गुण्य नीति, जिसे हम 6 फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इनका नाम जरूर याद रख लेना, नाम इनका होने वाला है संधि यानी कि पीस करना, विग्रह यानी कि वॉर करना, याना यानी कि मिलिट्री प्रिपरेशन को करके रखना फ्यूचर वॉर्स के लिए, आसना का मतलब दो लोग लड़ रहे हैं बीच में मत जाओ, न्यूट्रलिटी, समश्रय का मतलब होता है किसी पावरफुल के साथ शेल्टर ले लो, बिकॉज अगर किसी और ने पावरफुल के साथ शेल्टर ले लिया तो आपके लिए वो दो भारी हो जाएंगे, तो पावरफुल के साथ दोस्ती करके रखो। और द्वैध भाव यानी कि डुअल पॉलिसी, हमेशा सबके साथ दुश्मनी और हमेशा सबके साथ दोस्ती नहीं करके रखनी है, किसी के साथ दोस्ती है तो किसी के साथ दुश्मनी रखनी है, कॉल्ड एज डुअल पॉलिसी। ठीक है, उसके अलावा आई होप सो कि आप लोगों को जो सातों अंग हैं वो भी पता ही होंगे साप्तांग थ्योरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी? द राइट आंसर इज चाइना। तो ओपन डोर पॉलिसी भी काफी बच्चों को नहीं पता थी जब क्वेश्चन आया था। तो ओपन डोर पॉलिसी के 2 मेन मीनिंग्स होते हैं रिलेटेड टू चाइना। ये लेट 19th सेंचुरी की यूएस डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, जो एडवोकेट करती है इक्वल ट्रेड एक्सेस, लेट 20th सेंचुरी इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर देंग सियाओपिंग दैट ओपन द चाइना टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली अमेरिका और चाइना के बीच बात हो रही है। द ओरिजिनल पॉलिसी जो थी वो मेन प्रिवेंट करती थी पार्टिसिपेशन ऑफ चाइना, वाइल जो मॉडर्न वन है वो चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने की बात करती है। सो जो देंग है उन्होंने स्टैब्लिश किया था सेज, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर ट्रेड आप लोग कर सकते हो, तो टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1934? आई होप सो ये तो बच्चों वाला सवाल है और कहीं ना कहीं आप सभी को इसका जवाब पता है।
द राइट आंसर इज एम एन रॉय। बाद में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एम ऑफ द यूएन एज इलैबोरेटेड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर। तो जो यूएन का चार्टर है उसके अंदर इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? सो टू एंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी, ये होना चाहिए, मतलब बात सही है, लेकिन चार्टर का पार्ट नहीं है। तो पूछा गया है ऑफिशियल चार्टर का क्या पार्ट है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अपना टोटल स्कोर मुझे बता के जाना है बाद में कि 75 में से कितना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हाइब्रिड रेजीम। हाइब्रिड रेजीम के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? ठीक है, मैं आपको थोड़े से सेकंड दे रही हूँ। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस के जो स्कोर हैं वो आप लोग को खुद भी स्कोर को काउंट करते रहना है, ताकि आप लोग लास्ट में जो है आंसर को बता के जा सके। They suffer weakness in the political culture in the functioning of the government. Yes, because hybrid है. The government pressure on the opposition party and candidates are common. सही बात है. Civil society rule of law are weak. One elected government shows full sense of constitutional restraint. Obviously ये उल्टी सी बात लिखी हुई है, तो obviously ये right answer नहीं है. तो 2025 का क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। 2026 का जो स्टैंडर्ड था वो इससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हमें देखने को मिला। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कार्ल मार्क्स के आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल स्टेजेस। तो अगर आपको याद हो कार्ल मार्क्स का मेटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसे हम हिस्टोरिकल मेटलिज्म कहते हैं, आइडिया उन्होंने जो प्रोसेस का है वो हीगल से लिया था। और जो मेन आइडिया है कार्ल मार्क्स का, उसमें उन्होंने आइडिया को मेटेरियलिस्टिक कंडीशन से रिप्लेस कर दिया था। हीगल ने कहा था कि इतिहास बदलता है जब हमारे विचारों में यानी कि आइडियाज में परिवर्तन आता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, परिवर्तन तो आता है लेकिन नए आइडियाज की वजह से नहीं, मेटेरियलिस्टिक कंडीशंस में जब बदलाव आता है। और क्योंकि हर एक प्रकार की जो स्टेज है उसके अंदर दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस हमेशा जो है रहते हैं, एक हैव एंड हैव नॉट, तो उनकी वजह से बदलाव आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो यहाँ पे 3 जगह प्रिमिटिव कम्युनिज्म आपका दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसकी वजह से चेंज आ रहा है? मेटीरियलिस्टिक चेंजेस की वजह से। और यहाँ पे कौन सा स्टेप नहीं लिखा हुआ है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म। उसके बाद 2 और स्टेजेस हैं कॉल्ड एज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में आपको याद रखना है किसी किसी किताब में 5 स्टेजेस है, किसी किसी किताब में 6 स्टेजेस हैं। तो 5वां जो है वो एक ट्रांजिशनल स्टेज है जिसके अंदर राज्य का कंट्रोल होगा, लेकिन फिर आप राज्य को भी धीरे धीरे हटा दोगे एंड फाइनली आप जो है अपने फाइनल फेज के अंदर एंटर कर जाओगे, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म। तो एबीसीडी सारे सही है, बाकी के जो दो थे मैंने आपको बता दिए। बाकी जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, देन फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद, देन पूंजीवाद, देन समाजवाद एंड देन साम्यवाद। तो हिंदी वालों को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ आपको सारी चीजें बताती जा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द सार्क एस्टैब्लिश। तो सार्क को याद रखने के लिए मैंने आपको 3 की पावर 8 का फॉर्मूला बता रखा है, जो कि काफी बच्चों को याद भी है। यानी कि इसके अंदर 8 मेंबर हैं, इसके अंदर 8 मेंबर हैं। 1985 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। और एक और चीज थी ना 8 के नाम से, हाँ 8 दिसंबर। ठीक है, तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था? ढाका में। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। ये तो मैंने अभी अभी आपको जो मैचिंग वाला क्वेश्चन था वही बता दिया। इसीलिए काफी सारे क्वेश्चन का तो आपस में ही आपको राइट आंसर मिल जाता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द महात्मा गांधी आइडिया ऑन अहिंसा। तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा देख लो, ए बी सी डी। ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आप लोग, क्योंकि आप क्वेश्चन को जो है पॉज करके भी पढ़ सकते हो। Sorry. Mahatma Gandhi believed Satya led him to ahimsa, and he distinguished between the positive and negative meaning of Satya and ahimsa. Ahimsa was the manifest part of truth. Ahimsa is the means and truth is the end. Is the means and truth is the end. ये भी सही है। ठीक, ए बी सी डी। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल द रैशनल ग्राउंड ऑफ कोवर्जन ऑफ एन इंडिविजुअल इज। यानी कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को कब कोर्स किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है? जब सेल्फ प्रिजर्वेशन पे बात आ जाए। तो अगर आपको याद हो तो जेएस मिल ने एक्शंस के 2 प्रकार बताए थे। कौन सा? एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग और दूसरा होता है
अदर्स रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसका मानना था कि जब तक आपका कोई भी एक्शन सिर्फ आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आपको कंप्लीट लिबर्टी है, कंप्लीट आजादी है, कंप्लीट फ्रीडम है। लेकिन द मोमेंट योर एक्शन स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग समवन अदर्स फ्रीडम, यानी कि मान लो आप बैठ के ड्रिंक कर रहे हो घर में, दैट इज योर सेल्फ रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, दैट इज योर अदर्स रिगार्डिंग, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, आप एक्सीडेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपकी लिबर्टी को रेस्ट्रेंट लगा दिया जाएगा, ऑब्स्टेकल लगा दिया जाएगा, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस करना या फिर आपके लाइसेंस को जब्त कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएंगे, आपका हार्म प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे हानि सिद्धांत हो जाएगा सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स द करेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर डिटरमाइंड बाय। सो द चॉइस दैट इंडिविजुअल रैशनल वुड मेक इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो इन्होंने ओरिजिनल पोजीशन का पूरा डेफिनेशन ही लिख दिया, तो क्वेश्चन इतना आसान कर दिया आपके लिए। जो हमने ओरिजिनल पोजीशन पढ़ी थी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये वेल ऑफ इग्नोरेंस है, जिसे अज्ञानता का पर्दा कहा जाता है। इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको अपकमिंग सिविल सोसाइटी के लिए प्रिंसिपल्स बनाने का काम मिला हुआ है। ठीक है, तो इनको ये नहीं पता कि अपकमिंग सोसाइटी में इनका क्या स्टेटस होगा, ये अमीर बनेंगे गरीब बनेंगे, बट दे डू हैव सम बेसिक नॉलेज, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ राइट और रॉन्ग, नॉलेज ऑफ जस्टिस, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बेसिक नॉलेज इनके पास है। एंड देन दे विल मेक टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आएगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लिबर्टीज टू ऑल। ठीक है, बेसिक लिबर्टीज जैसे कि वेल्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट की मीन्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये बेसिक लिबर्टी जो हर मनुष्य को मिलेगी इन रिगार्ड ऑफ योर स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। देन बी में आप इकोनॉमिक लिबर्टी के साथ डील करोगे, जिसका पार्ट 1 होगा डिफरेंस प्रिंसिपल और पार्ट 2 होगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज तब अलाउ की जा सकती हैं जब वो समाज में लीस्ट एडवांटेज पीपल का भी कुछ ना कुछ भला कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी की अगर 60% इनकम का जो हिस्सा है वो चैरिटी में जा रहा है, विच मीन्स जितना वो अमीर होंगे चैरिटी उतनी बढ़ेगी। ठीक है, बाकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को अवसर की समानता होनी चाहिए। अगला आता है द आसियान रीजनल फोरम। एआरएफ एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो एआरएफ वाज एस्टैब्लिश इन 1994 फॉर ट्रेड के लिए। सो एआरएफ जो है वो की प्लेटफॉर्म है जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ट्रेड को बढ़ाने के लिए है। तो एआरएफ के अंदर अप्रोक्सीमेट 27 मेंबर है, जिसके अंदर 10 आसियान, लेकिन अब आपको याद रखना है कि आसियान के अंदर 10 मेंबर नहीं, आसियान के अंदर 11 मेंबर हो चुके हैं। और 11वां मेंबर कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का जो ध्यान है वो करंट अफेयर्स की तरफ भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी एक्ट कंजर्वेशन एक्ट पास कब हुआ था? सो ये पास हुआ था 2001 के अंदर। देन मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसे अमेजिंग सेशंस, अपडेट्स, पीवाईक्यूज के लिए आपको ज्वाइन करके रखना है हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम। तो आप सर्च भी कर सकते हो या फिर आपके सामने जो स्कैनर है आप उसको स्कैन भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ अग्रीमेंट्स आपको दे रखे हैं, कराची अग्रीमेंट है, ऑपरेशन गिब्राल्टर है, कारगिल वॉर है और इंडस वॉर ट्रीटी है। ठीक है, आई होप सो कि आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे कराची अग्रीमेंट 1949 में है, जो हमारी सबसे पहली वॉर हुई थी कश्मीर को लेकर, और इसमें जो मीडिएशन करवाई थी, जो मध्यस्थता कराई थी, वो यूनाइटेड नेशंस ने कराई थी। देन आता है आपका ऑपरेशन सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके अंदर आपको याद रखना है कि 3 कौन सी नदियां इंडिया के पास है और 3 कौन सी पाकिस्तान के पास है। इसका एक मैं आपको निमोनिक बता रही हूँ छोटा सा, RBSCJI। RBS रवि व्यास सतलुज किसके पास है? इंडिया के पास है। और CJI यानी कि चीफ जस्टिस नहीं, चेनाब, झेलम एंड इंडस किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी को किसने मीडिएशन कराया था, यानी कि मध्यस्थता कराई थी? वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। देन ऑपरेशन गिलबर्टन 1965 का जो पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन किया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देन कारगिल वॉर आती है 1999,
इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी, लिखी हुई नहीं है लेकिन सवाल आता है कि कौन सी ट्रीटी से बायलैटरलिज्म के ऊपर फोकस किया गया था। बायलैटरलिज्म यानी कि अब हम किसी की मध्यस्थता नहीं चाहेंगे, अब आगे से जो भी इशू होंगे अब आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो वो आपको याद रखना है, वो 1972 का शिमला समझौता है। ठीक है, 1972 का शिमला अग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या बात हुई थी, बायलेटरलिज्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेजर लॉ ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। आपको अगर याद हो तो जो हमने अभी हिस्टोरिकल मेटलिज्म के कंडीशंस पढ़े थे, उसके अंदर हमारा जो हमने पढ़ा कि हिस्ट्री में जो बदलाव आते हैं वो थ्रू स्टेजेस आते हैं, है ना। तो उसी स्टेजेस को और चेंजेस को बताने के लिए उन्होंने 3 लॉज का इस्तेमाल किया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लॉ एक नहीं है। सो द राइट आंसर इज द लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक्स। तो 3 लॉ होते हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ द यूनिटी एंड कंफ्लिक्ट ऑफ अपोजिशन। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हर एक प्रकार के स्टेज में 2 एंटागोनिस्टिक क्लासेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूडलिज्म के अंदर लॉर्ड एंड सर्व, है ना, एक मालिक और एक काम करने वाला। स्लेवरी के अंदर एक मास्टर और एक स्लेव। कैपिटलिज्म के अंदर एक वर्कर और एक बिजनेस क्लास। तो हमेशा 2 एंटागोनिस्टिक क्लासेस यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट आपस में एग्जिस्ट करते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, यानी कि जब किसी चीज की बहुत क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो एक क्वालिटेटिव चेंज आता है। यानी कि जो एक्सप्लोइटेशन है कैपिटलिज्म के अंदर वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग क्या है, एक क्वालिटेटिव चेंज लेकर आएंगे, पूरी क्वालिटी को ही बदल देंगे, कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म के साथ चेंज कर देंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद द लॉ ऑफ नेगेशन, यानी कि एक इतिहास का चरण जाता है, उसको हटाकर दूसरा इतिहास का चरण आता है। जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म को हटाकर फ्यूडलिज्म आया था, स्लेवरी आया था, स्लेवरी को हटा के फ्यूडलिज्म आया था, फ्यूडलिज्म को हटा के कैपिटलिज्म आया था, और फाइनली कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म, एंड देन फाइनली आपका कम्युनिज्म आएगा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। नेक्स्ट आपको बताना है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इन इंडिया। पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट लिखे हुए हैं। सो राइट आंसर होने वाला है ए बी सी, बिकॉज जुडिशरी हैज नो पावर। यस, जुडिशरी हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, कि अगर कोई पॉलिसी गलत है या उसके अंदर कुछ गलत चीज है तो उसको रिव्यू करके वो मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द सिटीजन ऑफ इंडिया टू हैव नेगेटिव वोट, जिसको अपन लोग नोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था 2013 के अंदर। उसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे इस्तेमाल पहले कहां पर हुआ था, और वीवीपीएटी का इस्तेमाल सबसे पहले कहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये वाला केस है जिसके तहत जो है ईवीएम के अंदर नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का ऑप्शन लाया गया था, और इसलिए लाया गया था कि अगर कभी नोटा के अंदर मेजोरिटी मिलेगी तो नोटा की वजह से फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे। लेकिन इतना कारगर कहीं ना कहीं हमें इसका आउटकम देखने को नहीं मिलता। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर गेव द कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू, तो ये दिया है मैकियावेली ने। वर्च्यू का मतलब है द क्वालिटीज दैट किंग शुड हैव। तो कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको लायन की तरह स्ट्रॉन्ग, फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए, उसको धोखा देना आना चाहिए, उसको मैनिपुलेशन आना चाहिए, उसको अपने देश की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ऑस्ट्रेलिया विच सिस्टम डिसाइड इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मल्टीपल टाइम्स करवा चुकी थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या करते हो आप, इसके अंदर आप प्रेफरेंस देते हो कैंडिडेट्स को, लाइक 1 2 3 4। ठीक है, उसमें से अगर किसी को मेजोरिटी मिली तो ठीक है, नहीं तो जो लीस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट होता है उसको हटा दिया जाता है, और उसके जो वोट है वो उस पर्सन की नेक्स्ट प्रेफरेंस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये राउंड तब तक चलता है जब कोई ऐसा नहीं मिल जाता जिसको मेजोरिटी ऑफ द वोट मिल रहा है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोल्ड वॉर के इवेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन।
हाँ जी, so the right answer is option number A, Korean War, Vietnam War, then NPT and then Strategic Arms Limitation Talks. तो इन सब की ईयर भी मैंने लिख रखे हैं, कोरियन वॉर कब हुई है, वियतनाम कब हुई है, एनपीटी और सॉल्ट। तो कोल्ड वॉर से हमेशा एक पेपर में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो कोल्ड वॉर अच्छे से कर लेना, उसके सारे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, उसके सारे इंपॉर्टेंट आर्म्स के रिडक्शन के जो भी अग्रीमेंट्स हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोल्ड वॉर की इवेंट्स हुए थे, इन्वेजन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, chronologically range the following events related to the SARC. चलिए फटाफट से करिए। हाँ जी, तो ये सारे ठीक है। सार्क एनर्जी सेंटर स्टैब्लिश थ्रू ढाका डिक्लेरेशन, इंटरिम यूनिट ऑफ सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट हैज बीन सेट अप इन गांधीनगर, एम्बेसडर ऑफ मिस्टर गोलम रावरकर। ये थोड़ा सा डीप पूछ लिया गया था, ये आपको डराने के लिए पूछा था, लेकिन इतना डीप जो है सवाल नहीं आते हैं। तो बाकी मैंने यहाँ पे सबका ईयर लिख दिया है, इन केस अगर आगे आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा साफ्ता साफ्ता के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि सार्क अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। Who among the following political thinker considered law as nothing else than the command of the sovereign in the exercise of his sovereign power? तो मैंने आपसे कहा है कि सोवरेन में आपको 2 इंपॉर्टेंट थिंकर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, वन इज ऑस्टिन एंड द अनदर वन इज बॉर्डन। तो जिसने सबसे पहले दिया था कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इन द मॉडर्न टाइम्स, दैट वाज बॉर्डन इन द 16th सेंचुरी। एंड जिसने सोवरेन को लॉ के नजरिए से बताया है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, एंड कोई भी लॉ कानून जो है सोवरेन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बट नियम कानून सारे सोवरेन बनाएगा, और उसके बदले में सोवरेन विल एंजॉय द हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। सो राइट आंसर इज जॉन ऑस्टिन। जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये सारे आपको कमेंट करके जाने, नोट डाउन करते चलना, ठीक है। आपको बतानी है ऑडिन, ऑस्टिन और बॉर्डिन की बुक का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ रखा है, दोनों की बुक का नाम कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, who among the following thinkers said the nation is an imagined political community both as inherently limited and sovereign? तो इनका मानना है कि भले ही एक नेशन के अंदर बहुत सारे लोग आपस में कभी भी नहीं मिले होते, वो शायद कभी पूरे जीवन नहीं मिल पाते, स्टिल उनको पता होता है कि हम सब इस एक फिक्स टेरिटरी के अंदर रहते हैं, और हम सब एक ही कंट्री के मेंबर हैं, हम सब आपस में एक कम्युनिटी है, एक परिवार है। तो आपके दिमाग में ही एक समुदाय बना हुआ है जिसका आप पार्ट हो। और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जब से प्रिंट कैपिटलिज्म आया है, तब से ये जो भावना है ये और भी ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज किताबें, न्यूज़पेपर्स अलग अलग जगहों पर पहुंचती हैं जहाँ पे ऐसे लोगों के बारे में जिक्र होता है जिनको आप कभी मिले नहीं हो, बट यू गेट टू नो अबाउट देम दैट दे आर अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। सो ये दिया है पार्था बेनेडिक्ट एंडरसन ने, और पार्था चटर्जी ने इसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। पार्था चटर्जी एक इंडियन थिंकर है। विच कंट्री ज्वाइन सार्क इन 2007? दैट इज अफगानिस्तान। Who among the political thinker considered the anarchical self-help system to be compelling factor of the state to maximize their relative power position? आपको बताना है कि इसमें से किस थिंकर ने कहा है कि जो पॉलिटिकल पावर है, सॉरी जो एनार्किकल सिस्टम है, अराजकता का सिचुएशन है, वो कंट्रीज को कंपेल करती है टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। Okay, who among the following political thinkers considered the anarchical self-help? अच्छा, मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर, पावर के बारे में बात हो रही है कि जो एनार्किकल सिचुएशन है, वो अराजकता भरी जो सिचुएशन है, वो राज्यों को कंपेल करती है, मजबूर करती है ज्यादा पावर गेन करने के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है, ये है नियो रियलिज्म का। और नियो रियलिज्म के अंदर 2 इंपॉर्टेंट थिंकर है, केनेथ वॉल्स एंड जॉन। केनेथ वॉल्स कहते हैं कि हमें सिर्फ डिफेंस के लिए एक्वायर करनी है पावर, जबकि जॉन कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्वायर करना चाहिए जिससे देश हमसे डर कर रहे। सो राइट आंसर हो जाएगा जॉन। अगला क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द इवेंट्स ऑफ द कोल्ड वॉर। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन पेपर में बार बार आपका जो है कंसेप्ट आ रहा है कोल्ड वॉर का, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोल्ड वॉर इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर यू। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा बर्लिन ब्लॉकेड, देन आपका बर्लिन वॉल स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद आएगा आपका सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया, देन कम्युनिस्ट चाइना जॉइन द यूएन।
तो यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजी भी लिखी हुई है DACB, तो DACB ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईयर पूछा हुआ है कि कौन सा जो इन्वेजन है वो कौन से साल में हुआ है। तो ये कौन से नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, राइट। ओके, ठीक है। सो हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर 1945 में हुआ था, ये हम सबको पता है, राइट। तो अगर आपको ये भी पता होता तो आपका आंसर अपने आप बन गया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक 1945 में हुआ है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। उसके बाद जो WTO है 1995 में बना है। हंगरी का जो इन्वेजन है वो 1956 हो जाएगा, कोलैप्स सोवियत यूनियन 1991। तो बाकी मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी जो है एक बहुत बढ़िया सा ऑफर चल रहा है हमारे सारे बैचेस के ऊपर। आप हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो देख ही सकते हैं, ज्यादा उनके बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर आवर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम 2025 एंड देन 2026। पिछले 2 सालों से अमेजिंग रिजल्ट्स को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी फोटो अगली बार यहाँ देखना चाहते हो और अपने आप को ड्रीम यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हो तो आप आ सकते हैं नीट 2.0 के अंदर, जहाँ पे आपको तमाम फीचर्स मिलने वाले हैं। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स विल बी सफिशियंट। पूरा जो 2026 का पेपर है 75 में से 70 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। बाकी के 75 ऐसा नहीं थे, 5 क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको अपना खुद का भी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज की कोई कमी नहीं है, लेक्चर्स की कमी नहीं है, डाउट क्लासेस की कोई कमी नहीं है। सो वेट किस बात का कर रहे हो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है किताबों को पढ़ना, प्लस आपको पता भी नहीं होता किताब में से कितना पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी जाओ फटाफट से इस ईमेल आईडी के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, swati.yadav@adda247.com। शेयर योर नेम, योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर इंटरेस्टेड बैच नेम, कि आपको नीव में आना है या फिर महापैक में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट एज प्रेजेंटेड इन द सप्तांग थ्योरी। तो आपको बताना है इसमें से क्या सप्तांग थ्योरी का पार्ट नहीं है, शक्ति नहीं है, अमर्त्य, दुर्गा, कोश, जनपद। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्री PDF आपको यही मिलेगा। तो स्वामी अमर्त्य, जनपद, दुर्गा, कोश, दंडमित्र, ये आपकी सप्तांग थ्योरी है, यानी कि 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। क्या बुलाते हैं इनको? 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये किस किताब में लिखा है, ये अर्थशास्त्र किताब में लिखा है। अर्थशास्त्र को किसने ढूंढा था? आर समाजशास्त्री ने, मैसूर के ओरिएंटल रिसर्च सेंटर से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, अमनेस्टी इंटरनेशनल कैंपेन किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन किसके? प्रिजनर्स के। प्रिजनर्स के, यानी कि जब आप दूसरे देश के लोगों को बंदी बना के ले जाते हो, जैसे कि आर्मी के ऑफिशियल्स को ले गए किसी युद्ध में से, तो उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट तो नहीं करते जेल के अंदर, ये लोग चेक करते हैं। तो कहां पर इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था यूके के अंदर 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1961 में लॉयर पीटर बेनेंसन ने इसको स्टैब्लिश किया था, और ये वर्ल्ड वाइड प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट्स के बारे में देखते हैं। अगली क्वेश्चन, ये तो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद विच प्रोविजन वाज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट? सबको पता है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हाइलाइटेड द मिथ्स अबाउट men being just warriors and women being beautiful souls? Beautiful souls, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका JB एलिस थीन। उनका ये मानना है कि मेंस को ये सिखाया जाता है कि आपको वॉरियर्स बनना है, यानी कि यू हैव टू बी प्रोटेक्टर इन द सोसाइटी। आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है, कंट्री को प्रोटेक्ट करना होता है। और फीमेल को सिखाया जाता है यू जस्ट बी ब्यूटीफुल सोल, आपको सुंदर दिखना है, आपको केयरिंग होना है, आपको नर्चरिंग होना है, आपको सॉफ्ट सोल होना है। तो ये आइडिया जो है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी के माइंडसेट को दर्शाता है, जो कि फेमिनिस्ट थिंकर ने अपनी किताब में बखूबी बताया है। इसके अलावा फेमिनिज्म से हर बार सवाल आ रहे हैं, तो जो अपकमिंग पेपर के लिए आपको तैयारी करनी है उसके लिए आपको सारे थिंकर्स के आइडिया पता होने चाहिए। सिंथिया एंड लॉयड टिकनर है, जुडिथ बटलर है, फायर स्टोन है, साइमन है, उसके अलावा कैरोल कोहन है, बहुत सारे मल्टीपल हैं, जर्मन ग्रीर हैं, बहुत सारे मल्टीपल फेमिनिस्ट थिंकर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाकी अगर आप इतना डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बिकॉज सिर्फ सिलेबस को पढ़ने से पेपर नहीं क्लियर होगा, क्योंकि फिर तो जितने बच्चे रजिस्टर्ड है ना सबके पास वही सिलेबस है, सबकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है,
ठीक है। तो सिर्फ सिलेबस एक ड्राफ्ट की तरह है, उसके अंदर बहुत चीजें आपको पढ़नी है, और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो यही प्रॉब्लम आती है, आपको पता ही नहीं होता कितने डेप्थ में जाना है, और फिर आप बोलते हो मैम सिलेबस तो हमने पूरा कवर अप किया था, नंबर नहीं आए हमारे। ठीक है। तो इन डेप्थ में आपको कैसे पता करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो एक मेंटोर आपको अच्छे से बता पाता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर फेमिनिज्म? चलिए, फेमिनिज्म से रिलेटेड कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको उनको आंसर पढ़ के देना है। सो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म क्लोजली एसोसिएटेड विद द वुमेन सफरेज। बिल्कुल सही बात है। हम्म, हम्म, बिल्कुल सही बात है। सेकंड वेव जो थी वो एडिशनली स्टैब्लिश करती है कंसर्न अबाउट इक्वल राइट्स, मोर रेडिकल थी, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को रेडिकल फेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स फ्रेगमेंट हो चुकी है, अंडरगॉन प्रोसेस ऑफ डी रेडिकलाइजेशन, मतलब अब उतनी ज्यादा रेडिकल नहीं है, हालांकि चेंजेस के बारे में बात करती है। और मेरी वॉल्स्ट्रॉम-क्राफ्ट की विमेन स्टेट रिगार्डेड एज फर्स्ट टेक्स्ट, नहीं, मेरी वॉल्स्ट्रॉम-क्राफ्ट की किताब का नाम ये नहीं था, उनकी किताब का नाम था विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन 1972। ठीक है। उसके अलावा इससे पहले वो इससे इस किताब से पहले वो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन भी लिख चुकी हैं, उसके बाद वो इस किताब को लिखती हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क्स आर गारंटेड अंडर मनरेगा? तो ये पहले का सवाल है, तो पहले के हिसाब से आंसर इसका ये हो जाएगा, लेकिन अब मनरेगा के अंदर चेंजेस हो चुके हैं 2027 के लिए, आपको पता होना चाहिए, इसका नाम बदल चुका है, नाम हो चुका है वीबीजी ग्राम। ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, प्लस इसके अंदर पहले 100 डेज दिया जाता था वर्क का, अब 125 डेज दिया जाता है। उसके अलावा इसमें 60 डेज का नॉन वर्क पीरियड रखा गया है पीक एग्रीकल्चर सोइंग और इन्वेस्टिंग सीजन में, और फंडिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड हो चुकी है। तो याद रखना, बिकॉज ये आपका क्या है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज आपके सिलेबस से रिलेट करता है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ पर है? आई होप सो कि सबको सॉरी, सॉरी, हाँ जी, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आई होप सो सबको पता होगा, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज विदाउट जस्टिस आउट टू बी कॉल्ड कनिंग रेदर देन विजडम। तो किसका ये कहना है? तो जस्टिस के बारे में इसमें से किसने बात करी? अगर इतना ही पता होता तो आंसर अपने आप बन जाता, भले ही आपको ये स्टेटमेंट ना आती हो। ठीक है। तो कई बार बहुत बेसिक नॉलेज से या सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करने से आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, एग्जामिनेशन के अंदर जाकर के क्या क्या बोल रही हूँ, हाइपर हो जाते हो, और फिर आप क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर? द राइट आंसर इज हर्बर्ट साइमन। What was the name of the organization founded by Vinayak Savarkar? The answer is Mitra Mela. So Mitra Mela was established in 1999. Later on, it was transformed into Abhinav Bharat. नाइनटीन जीरो फोर। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना कि कब साइन हुआ था और उसका जो पहले वाला नाम था वो कौन सा था। ठीक है। आई होप सो कि अभी तक आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह एकदम बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। हैंग हो गया क्या? ओके okay. अगला क्वेश्चन है हु गेव द आइडिया ऑफ गाया हाइपोथेसिस? रिपीटेड सवाल है, पिछले 2-3 साल से बार बार आ रहा है, मैंने इतनी बार बच्चों को ये करवा दिया था। जेम्स लवलॉक। तो जेम्स लवलॉक ये कहते हैं कि पूरा जो अर्थ है वो क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। अब देखो गाया हाइपोथेसिस पूरे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा, इसीलिए बोलते हैं कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो आपको नहीं पता चलता है कि आपको कितना डिटेल में जाना है। तो ये कहते हैं पूरा जो अर्थ के अंदर जितने भी सिस्टम है, चाहे बायोस्फीयर है या कोई भी स्फीयर है, सारे आपस में कनेक्टेड हैं, सारे आपस में
खुद ब खुद चलने वाले हैं। तो हमें सिर्फ इन्वायरमेंट का जो नेचुरल बैलेंस है वो खराब नहीं करना, अदरवाइज अर्थ को हमारी सहायता की जरूरत नहीं है, इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अर्थ एक खुद सेल्फ रेगुलेटिंग जो है सब्सटेंस है। तो इसको बोला जाता है गाय हाइपोथेसिस गिवन बाय जेम्स लवलॉक। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, यानी कि 2027 के लिए जो आपको पढ़ना है दैट इज डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी। तो शैलो इकोलॉजी के अलग अलग नाम भी हैं, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी को मॉडर्निस्ट भी कहते हैं, इसी को रिफॉर्मिस्ट भी कहते हैं। डिफरेंस किसने दिया है? अर्नेस्ट नीस ने दिया है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है, जो कि जोलॉजिस्ट थे। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन पता ही नहीं चलता कि ये सब भी पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर इनसे सवाल आ जाता है, Who defined citizenship as the full membership of a community? The right answer is T.H. Marshall. Citizenship and Social Class किताब का नाम है, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करी है। दैट इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि 3 कौन से कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट याद रखने, किताब का नाम याद रखने, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन? द राइट आंसर इज रूसो। रूसो कहते हैं कि मनुष्य पैदा तो फ्री हुआ है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस बना देते हैं कि हम जहां कहीं भी जाते हैं हमें उन लॉज को फॉलो करना पड़ते रहना पड़ता है। इसीलिए हम हर जगह पर फ्री होने के बाद भी चेन से बंधे हुए हैं। उसके अलावा रूसो की और भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स हैं, फेमस हैं, जैसे कि उनका मानना है कि कोई भी इतना अमीर ना हो कि वो किसी को खरीद ले, और कोई भी इतना गरीब ना हो कि वो खुद को बेचने पे मजबूर हो जाए। तो बहुत ही प्यारी अच्छी लाइन उन्होंने कही है। उसके अलावा उनका सारा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नोबल सैवेज का हो, जिसके पास 2 फीलिंग्स थी, कौन कौन सी? पिटी फॉर अदर्स एंड सेल्फ लव। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जनरल विल, एक्चुअल विल और रियल विल, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। विच अप्रोच ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर्स? तो एक्टर्स के इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा रैशनल चॉइस मॉडल। ये कहते हैं कि हर एक एक्टर जो है वो रैशनल होता है, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट इन द लीस्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इन मॉनिटरिंग द इंटरनेशनल एनवायरमेंट। चलिए, इसको थोड़ा सा आप लोग सोच के करेंगे। ओके, तो वैसे क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको पता होता कि स्टॉकहोल्म के अंदर जो कन्वेंशन हुआ था वो सबसे पहला एनवायरमेंट को लेकर के था, तो अगर ये भी आंसर आपको पता होता ए, तो आपका आंसर अपने आप बन जाता। ठीक है, कहीं ना कहीं। देन वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर को लेकर है, क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी को लेकर है, और ब्रेटलैंड की कमीशन रिपोर्ट। रिपोर्ट्स भी आजकल काफी पूछी जाने लगी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। रिपोर्ट्स भी काफी ज्यादा पूछे जाने लगी है, तो रिपोर्ट्स को भी पढ़ लेना। 2026 के पेपर में भी कई सारी रिपोर्ट पूछी, ब्रेटलैंड की रिपोर्ट भी पूछी थी। तो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन 1972, जिसके अंदर सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वर्ड सतत विकास की बात हुई थी। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को लेकर है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है उसका टाइटल शायद पूछा था इस साल, या इससे रिलेटेड कोई तो सवाल था, आवर कॉमन फ्यूचर। एंड देन क्योटो प्रोटोकॉल, जो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। तो आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रीटी है जो लीगली बाइंडिंग है। तो क्योटो प्रोटोकॉल है, उसके अलावा मॉन्ट्रियल है, उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है, याद रखना कौन सा लीगली बाइंडिंग है। पेरिस लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट इंडिया डिल्ट विद आर्टिकल नंबर 132। यहीं पे ही गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 131 है। ठीक है, तो ये सेकंड वाली सही है। इट इज कन्फाइंड टू डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट फेडरलिज्म, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कंसर्न एनी डिस्प्यूट। हाँ, बिल्कुल सही है। तो बीसीडी कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो सारे जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एपेलेट यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अपील कहाँ कर सकते हो? एपेक्स कोर्ट के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल में 132 से 36। रिट जुरिस्डिक्शन 32, लेकिन हाई कोर्ट का जो होता है, हाई कोर्ट का जो होता है वो 226 होता है। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सेप्शन जहां पे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा।
बिकॉज सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स के लिए इनका यूज कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अदर चीजों में भी रिट का इस्तेमाल कर सकता है। एडवाइजरी 143, लेकिन ये जो एडवाइस होगी ये बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट नहीं होगी। और रिव्यू के रिगार्डिंग और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं, अपनी खुद की जजमेंट्स को या पुराने जजमेंट्स को रिव्यू करना। Which among the following statements are correct about the single transferable vote system? Single transferable vote system was first proposed by Thomas Hare. It is widely used by Republic of Ireland. थोड़ा सा इसको पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो बाकी सब तो सही है, लेकिन जो लिखा है वोटर्स गेट टू कास्ट मल्टीपल वोट, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पूरा सिस्टम समझाया है कि वोटर प्रेफरेंस देता है, एक ही वोटिंग के अंदर प्रेफरेंस देता है अलग अलग लीडर्स को। तो डी तो नहीं है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। तो अगर आपने इतना ही जनरल नॉलेज लगा लिया होता तो आंसर आपको मिल गया होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे वर्क करता है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और उनके और उनके पार्टिसिपेंट्स कैसे वर्क करते हैं। कौन से नंबर पे आ चुके हैं हम लोग? हम पहुंच चुके हैं अभी तक 50 क्वेश्चंस पर। ठीक है, वी विल ट्राई टू रैप अप इन लाइक 5 to 10 मिनट्स फटाफट से करके। ओके, सो कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? पुराने जमाने की तरह से कैसे पार्टिसिपेशन होता था इलेक्शंस में, पार्टिसिपेट करना। लेस कन्वेंशनल आजकल जो लोग करते हैं पेटिशंस को साइन करना। इलीगल पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली वॉलेंस करना हो जाएगा, और पब्लिक ओपिनियन हो जाएगा, पब्लिक कंसर्न बाय द मेंबर ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटी। तो उसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता भी रही हूँ कि आपको नहीं समझ आता खुद से कि पेपर आपको कितना डेप्थ में आएगा और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं लिखे लेकिन पढ़ने होंगे, तो सब कुछ मेरे नोट्स के अंदर कवर अप है। इवन सिलेबस से ज्यादा ही आपको मिलेगा, कुछ भी कम नहीं मिलेगा, टॉपिक ज्यादा मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ हर पीडीएफ में क्वेश्चन अटैच है ताकि आपको पता चल सके उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन सीरियस कैंडिडेट्स ही करते हैं। तो अगर आप भी सीरियस हो 2027 में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पाने के लिए, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर swati.yadav@adda247.com, या इस गूगल फॉर्म को फिल कर लेना। ज्यादा बेटर है कि आप ईमेल मुझे कर दें, यहाँ पे शेयर कर देना अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर आर्ग्यूड दैट देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द ग्लोबल पुअर एंड रिच। रिपीटेड सवाल है, बार बार आ रहा है। द राइट आंसर इज थॉमस फॉक। थॉमस फॉक कहते हैं कि डेवलप्ड नेशंस ने डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस के जो रिसोर्सेज है उनको खर्च कर दिया है, उनको एक्सप्लॉइट कर दिया है, और आज खुद डेवलप बन के बैठ गए और सस्टेनेबिलिटी की और जीरो एमिशंस की बात करते हैं। सो नाउ यू डू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम आउट। आपको उनको हेल्प करना है विद रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनको फंडिंग्स देनी है, उनके देश में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज जो बड़ा गैप हो चुका है अमीर और गरीब का, वो डेवलप्ड नेशंस की वजह से ही है, बिकॉज उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है डेवलपिंग नेशंस के या अंडर डेवलप्ड नेशंस के। ठीक है, सो थॉमस फॉक की बुक आपको जो है कमेंट करके जानी है। ये सारे बहुत सारे होमवर्क्स मैं आपको दे चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी कौन सीरियस बच्चा है जिसने सारे आंसर्स जो भी मैं बीच में पूछ रही हूँ सबका आंसर लिखा है, एंड देन आई विल लाइक योर आंसर, ताकि आपको पता चले कि मैंने उसे देख लिया है। ठीक है, अगला है, इन विच ईयर क्रोशिया बिकेम द 28th मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सो राइट आंसर 2013। उसके अलावा आपको ब्रेग्जिट याद रखना होगा कि ब्रेग्जिट कौन से साल में हुआ था। सो ब्रेग्जिट तो आपको पता ही होगा, दैट वाज इन 2016 में रेफरेंडम, एंड 2020 में एग्जिट। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रीटी या आर्टिकल है जो किसी भी कंट्री को एग्जिट करना अलाउ कर सकती है यूरोपियन यूनियन से। 2027 का क्वेश्चन हो सकता है। सो दैट इज लिस्बन ट्रीटी, दैट इज लिस्बन ट्रीटी। इसका ईयर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल मैं ही बता देती हूँ, 50, जो एग्जिट अलाउ करता है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? तो आसान सा है ये तो, अमेरिका। P5 पता होगा, P5 यानी कि परमानेंट 5। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द रूसोस कंसेप्ट ऑफ द जनरल विल? चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 पे हम लोग आ चुके हैं। सो रूसो का
जो जनरल विल है वो दिया गया है डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी. जनरल विल इज ड्रिवन टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड वेलफेयर ऑफ द होल ऑफ एवरी पार्ट. सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. जी सॉरी. हाँ, तो जनरल विल कम्स फ्रॉम ऑल एंड अप्लाइज टू ऑल एंड देन इट एम्बॉडीज द फ्री रैशनल विल ऑफ ऑल. बिल्कुल सही बात है. तो द जनरल विल होता क्या है? द ऑल कलेक्शन ऑफ रियल विल. उसने बताया था कि मनुष्य की दो प्रकार की विल होती है, इच्छाएं होती हैं. वन इज एक्चुअल विल जो कि सेल्फ इंटरेस्टेड होती है, वन इज रियल विल जो सबकी भलाई या कॉमन गुड के बारे में सोचती है. सो द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल विल बी कॉल्ड एज जनरल विल, सामान्य इच्छा. और उसका मानना था कि सोसाइटी में एक आधा इंसान ऐसा जरूर होता है जो बीच में टांग अड़ाता है. तो अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो जनरल विल को फॉलो करने में प्रॉब्लम करेगा, सो दैट वन पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री. तो ये भी याद रखना है दैट वन पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री. फ्री होने के लिए हम उन्हें क्या कर सकते हैं? फोर्स कर सकते हैं. सॉरी, हाँ सही था ना, सही था. क्वेश्चन नंबर 55 पे तो आ गए हम. हाँ 55. Which among the following statements are correct about the policy evaluation process in India? चलिए, क्वेश्चन नंबर 55. The office of CAG of India regarded as the arm of the parliament. CAG has broad authority to audit the operations. CAG provide adequate fund for the government activities. No. CAG ensure the accountability. बिल्कुल सही बात है. So obviously CAG क्यों पैसे देगा? वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देके जाते हैं. अगला क्वेश्चन से पहले यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया? अगला क्वेश्चन भी तो था शायद. ये वाली स्लाइड कहीं और लगानी थी, कहीं और ही लग गई है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये एक कुछ तो कन्वेंशन का क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे बीच में लगाया था कि देर आर मल्टीपल कन्वेंशन जिनसे सवाल आ रहे हैं. तो ये सेम सवाल इन्हीं में से, सेम कन्वेंशन में से 2025 में भी सवाल आया है और 2026 में भी सवाल आया है. इसलिए 2027 के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट हैं. तो जो पूछे गए थे वो ये पूछा गया था, और ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था. तो ये वाले वो हैं जो 2026 में पूछे गए हैं. तो देख लो कितने सारे कन्वेंशन हैं, तो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग थिंकर कंसेप्चुअलाइज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फ्रीडम. द आंसर इज आइजा बर्लिन. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द की गाइड टू स्टेटक्राफ्ट इन द रियलिस्ट ट्रेडिशन? की गाइड टू स्टेटक्राफ्ट रियलिस्ट, रियलिज्म के अंदर कैसे देखा जाता है राज्यों को? बाय सीइंग देयर नेशनल इंटरेस्ट. क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है 3 की पावर s, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं रियलिज्म के. पहला है स्टेटिज्म, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट राज्य हैं. दूसरा है सर्वाइवल, यानी कि एनार्की होने की वजह से हर देश को खुद सर्वाइव करना है. तीसरा है सेल्फ हेल्प, क्योंकि अराजकता है तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है. ड्यू टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इज द प्रायोरिटी. इसलिए जो भी मदद करनी है खुद की भैया खुद ही करनी है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, मोरगेंथो के प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म कौन कौन से हैं? थोड़ा टाइम ले लो इसके लिए. ओके. पॉलिटिक्स इज रूटेड इन द परमानेंट and unchanging nature of the human. Politics is an autonomous sphere of action, cannot therefore be reduced to morals. Morality अलग अलग होती है पर्सनल एंड राज्य के लिए. International politics is an arena of conflict of self-interest. Ethics of international relation is situational ethics, which is very different from the private morality. Yes. So A B C D करके ऑप्शन है कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर बी है. ठीक है. मोरगेंथो की किताब का नाम याद रखना है और उसके अलावा उसका ईयर याद रखना है. पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948. ठीक है. तो ये से 6 प्रिंसिपल्स हैं, इनको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है. और आपसे पूछा जा सकता है इनको क्रिटिक किसने किया है फ्रॉम द फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. सो आंसर हो जाएगा टिकनर. ठीक है. चलो, अगला क्वेश्चन है टिकनर का क्रिटिसिज्म. तो ये क्रिटिसिज्म कैसे
क्रिटिसाइज किया है वो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि मोर्गेंथो के जो भी प्रिंसिपल हैं दे आर फ्रॉम अ वेरी मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू। इनका मानना है कि विमेन हमेशा वॉर करना नहीं चाहती है, सो विमेन का पर्सपेक्टिव उसके अंदर नहीं लिया गया। सो शी रीफॉर्मुलेटेड दोस प्रिंसिपल फ्रॉम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। और किताब का नाम याद रखना है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। टिकनर की सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं। जेंडर, वंडरिंग पॉलिटिक्स इश्यूज एंड अप्रोचेस, अ फेमिनिस्ट वोक एंड पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट किताब है वो ये वाली है, जिसके ऊपर आपका पहले भी PYQ आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे सेशंस हमेशा आपको फ्रूटफुल लगेंगे। मैं यहाँ पे पुराने क्वेश्चंस का आंसर बताने नहीं आती हूँ, मैं आपको आती हूँ 2027 की, यानी कि अगले साल की तैयारी कराने की, आपको और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से लूप होल देखने हैं, कहाँ कहाँ से समझ आएगा कि अगले साल कहाँ से पेपर बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट डाउन करते चलना, क्योंकि मैं इतने में कब कब क्या क्या बोल जाती हूँ मुझे याद नहीं रहता, तो आप नोट डाउन करके रखना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। Who among the following political thinkers considered the state of the nature as war of every man against every man? तो war of all against all मैंने आपको पहले भी करा रखा है, थॉमस हॉब्स, बिकॉज इट वॉज अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट एनार्की, कोई भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट। द एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल कितनी है? 22 हैं। और भाषाओं का अमेंडमेंट पे भी सवाल आता है कि कौन सी कब ऐड हुई थी, उसको देख लेना। श्री विजयपुरम इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? तो ये पुराना नाम पूछ लिया था जो कि अंडमान निकोबार का है, अब का जो नाम है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया कि अब इसका नाम पोर्ट ब्लेयर हो चुका है। और चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़, लक्षद्वीप इज द कैपिटल, लक्षद्वीप की जो कैपिटल दैट इज कावरती, और पोंडुचेरी इज द कैपिटल ऑफ पुडुचेरी। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी? सो दैट वाज लेनिन। अगला क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन sought टू इंप्लीमेंट द इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी as cited by preamble via आर्टिकल नंबर 38(2). तो बेसिकली यहाँ पे आपसे रिजर्वेशन पूछा गया है, अगर आपको पता हो कि इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे अभी रिसेंटली जो है वो मिला था आपका, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। नहीं नहीं वो वाला नहीं है ये क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन ये अलग है, हाँ क्वेश्चन ये अलग है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट द इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल अपॉर्चुनिटी? ओके, देन द 44th आएगा, है ना। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंसर्ट नहीं किया था आर्टिकल नंबर 38 का सब क्लॉज 2, जिसके अंदर राज्य के रोल बताया था टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज अमंग योर स्टेट मेंबर एंड एलिमिनेट करना है समाज के अंदर इनइक्वालिटीज को, लोगों का स्टेटस को इंप्रूव करना है, जो कि DPSP का पार्ट है। इन विच ईयर कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन अडॉप्टेड? इसीलिए मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन अभी भी कराया था, जो मैं बोल रही थी ना कि कन्वेंशन से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक स्लाइड रखी हुई है, अभी भी कराए थे मैंने उसमें आपको सारे के सारे, और ये सेम क्वेश्चन आपका 2026 में भी आया है और 2025 में भी आया है। तो देख लो कि कन्वेंशन जो है जितने भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मस्ट करने ही है। ये रहा डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, देन यूएनएससी का रेजोल्यूशन 1325 विमेन के पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015। Which provision in the Indian Constitution provides for the procedural safeguard against the arbitrary arrest and detention? यानी कि अपनी मर्जी से किसी को अरेस्ट नहीं करना है, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? So I think this is very easy, आर्टिकल नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड कौन सा फंडामेंटल राइट का केस है? तो ये हो जाएगा आपका केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। मैंने पहले भी काफी बार ये करा रखा है ऑलरेडी। सारे इंपॉर्टेंट केसेस आपके लिए काफी जरूरी है। 2026 के अंदर भी आपके मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट के केसेस को पूछा गया है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स आपको, जिसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल लिखा है, मिजोरम के बारे में लिखा हुआ है, और 9th शेड्यूल को कब एड ऑन किया है। फटाफट से करो, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। ओ शिट, बच गया। ओके तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपको पता हो कि 9th शेड्यूल को सबसे पहले एड ऑन किया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि लैंड रिलेटेड रिफॉर्म जो भी 9th शेड्यूल के अंदर है उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता।
ठीक है। उसके बाद एक केस आया था जिसके बाद बोला था कि हाँ कर सकते हैं चैलेंज। आपको उस केस का नाम कमेंट करना है, काफी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, केस का नाम और केस का साल दोनों कमेंट करने हैं। सो नाइन्थ शेड्यूल का एड ऑन किया गया था 1951 में। फर्स्ट शेड्यूल अमेंडमेंट, इंडिया पाकिस्तान टेरिटरी अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल, जिसके अंदर 3 शब्द एड ऑन हुए थे। मिजोरम को राज्य बनाया गया था सबसे आखिरी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर कंसीडर डेमोक्रेसी एज द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, दैट इज एलेक्स de Tocqueville, जो कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं। विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। तो लोकल गवर्नमेंट की सारी ही इंटीरियर और सॉरी सारे ही इंटरनल आर्टिकल पता होने चाहिए। इसका राइट आंसर आर्टिकल नंबर 243 के है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आप देख लीजिएगा। उसके अलावा याद रखना है इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। उसके अलावा फाइनेंस को कौन देखता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। रिसेंट वाले कौन से हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देख रहे हो कितने सारे अमेंडमेंट्स को पूछा गया है। तो अमेंडमेंट्स और उसके अलावा अगर आपने पैटर्न देखा हो तो क्रोनोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो क्रोनोलॉजी को अच्छे से आने के लिए आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ नागर एंड दादर हवेली एज ए यूटी। ठीक है, ओके। अबोलिशन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या है, बेसिकली जो हमारे रजवाड़े थे उनको जो एक अमाउंट दिया जाता था बाय द गवर्नमेंट, वो हटाना। एंड रिड्यूसिंग द एज फ्रॉम 21 to 18, दैट वाज डन बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट फ्रॉम द 61st अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सवाल भी आपसे पहले आ चुका है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। तो ये सबके ईयर्स मैंने लिख दिए हैं। उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए, सारी लिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस, सारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। नेक्स्ट है फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। इसमें से कौन थे वो आपको बताना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको याद हो रशियन रेवोल्यूशन से पहले, सॉरी रशियन रेवोल्यूशन बोल रही हूँ मैं, अगर आपको पता हो यूएसएसआर के बारे में, यूएसएसआर के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है उसके फॉल के बारे में, तो आपको नाम पता होगा बोरिस येल्सिन का। फर्स्ट इलेक्टेड थे वो, क्योंकि उससे पहले कम्युनिज्म चल रहा था जिसके अंदर डिक्टेटरशिप भी रही थी स्टालिन की। Which part of the Indian Constitution provides for the secular character of our polity? सेक्युलर कैरेक्टर क्या कौन सा दिखाता है, हमारा प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल के अंदर हमारा शब्द लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी और उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें पॉलिसी इज अ रैशनल चॉइस इन कंपेटिटिव सिचुएशन बाय रैशनल मॉडल। तो बी का फर्स्ट जहां होगा, एक सेकेंड, बी का फर्स्ट game theory policy is only designed to exercise policy of condition for this policy with the minimum changes। हाँ, ए का थ्री जहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, देन बी का 4 हो जाएगा, देन सी का 1 हो जाएगा। एन एलीट मॉडल रिस्पॉन्ड टू पर्पस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, चलिए अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सेट्स अप द ग्लोबल ट्रेड। राइट आंसर इज WTO। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, इसी के साथ हमने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ इस 2025 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं बाकी के सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं मैं ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आऊँ, कमेंट करना रिकॉर्डेड, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो कमेंट करके जाना एज अ होमवर्क, तभी जो है हम आगे का जो क्वेश्चन पेपर है उसको करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम देख लेते हैं कि इस साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे IR से, देन WPT से, देन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल थॉट। तो टॉप 3 यूनिट्स ये रही हैं, तो ये तीनों यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। उसके अलावा हर यूनिट का वेटेज हर साल चेंज होता है, स्टिल ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तैयारी तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की कैसी होगी। बाकी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन जैसे बच्चों से सब क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए आप हमारे टॉपर स्टॉक को देख सकते हो। 2025 के भी अवेलेबल है और 2026 के इन सारे बच्चों के साथ टॉपर स्टॉक अवेलेबल है। इनकी स्ट्रैटेजी को सुनिए, जानिए इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया है।
ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मैम हमें कुछ काम ही नहीं करना, मैम हमें किताबें नहीं पढ़नी, मैम हमें रिसोर्स ही नहीं ढूंढना, एमसीक्यू नहीं ढूंढना, तो सिंपल सा काम है, ज्वाइन कर लो बैच को। ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको, ज्वाइन करने के लिए अगर आप महापैक में आते हो तो महापैक में बुक भी अवेलेबल है और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है और सारे कोर्सेज का एक्सेस भी अवेलेबल है। ठीक है। तो महापैक में आने के लिए या फिर नीव में आने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ईमेल आईडी swati.yadav@ada247.com। शेयर योर नेम, योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर बैच नेम, और इस कोड का यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। या फिर आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। और जो गूगल फॉर्म दिखाया था बीच बीच में वो आपको फिल करना है। तो अगर आपको ईमेल नहीं करना तो आपको जो मैंने गूगल फॉर्म दिखाया था आप उसको भी फिल कर सकते हैं। ये वाला, ठीक है, इसको गूगल फॉर्म को फिल कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी कक्षाओं में समय पे आते रहिए। जो डेली लाइव क्लास का समय है वो शाम के 5 बजे। ठीक है। बाय बाय, और कमेंट करके जाना आपका टोटल स्कोर कितना बना है और आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए या फिर नहीं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।